बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान वसीम अहमद और इस प्रोग्राम में हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 11 दिसंबर साल 2021 और आज हफ्ते का दिन। उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर बेशुमार दुरूद व सलाम। नाज़रीन कराम, पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोतो शो का आज स्पेशल एपिसोड जो कि आपके फीडबैक पर मुश्तमिल होगा। आपके भेजे गए सवालात के जवाबात आज के प्रोग्राम में हम दादाजी से हासिल करेंगे। दादा पोतो शो तक अपनी बात पहुंचाने के लिए लॉगिन कीजिए facebook.com/दादा पोतो शो ऑफिशियल या फेसबुक की सर्च बार में लिखिए दादा पोतो शो। हमारा पेज आपके सामने आ जाएगा। इस पेज पर हर प्रोग्राम से पहले फीडबैक पोस्ट मौजूद होती है। उस पोस्ट के अंदर कमेंट कीजिए और अपनी बात दादा पोतो शो तक पहुंचाइए। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायात नवाज़ें कि हम आपके सामने हैं। बेशक बेशक। दादाजी फीडबैक प्रोग्राम हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेकिन जो खबरें हमने वीक में पढ़ी उसमें से एक तो खबरों को आपने मुंह नहीं लगाया, ये बड़ी मसलन दादाजी हुकूमत एसपीआई सीपीआई का जो मेजरमेंट फार्मूला है वही चेंज करने जा रही है। यार ये शौकत अजीज़ ने भी किया था। अच्छा जी, ठीक है ना। और वो जो डॉक्टर परवेज़ साहब जो थे वो सरबराह थे इसके स्टैटिस्टिक डिपार्टमेंट के, उनको फारग भी कर दिया था। अच्छा जी, लेकिन नतीजा तो कोई ना निकला। ये नतीजा अभी नहीं निकलेगा? मतलब क्या कर ले ज़ेर लाइन आप ये कह रहे हैं? मतलब टाइम कितना रह गया है? अब टाइम से खबर सुन ले। हाँ। खबर सुने। गवर्नमेंट ने ये तय किया है कि वो कम से कम 12 पब्लिक सेक्टर एंटिटीज की जो प्राइवेटाइजेशन है वो कपल ऑफ ईयर्स में कर लेगी। अगले 2 सालों में। कपल ऑफ ईयर्स खुद नहीं उनके पास। खुद नहीं उनके पास। अच्छा, और लास्ट बात हमारा 41वां महीना लग गया। हमारे की फिर भी तो है कहते 5% ग्रोथ रहेगी। दादाजी वो फिगर शिगर करके कर लेंगे। ये बंदा पढ़ के नहीं बैठता हैं? पढ़ के नहीं बैठता नहीं, वो सरिया बेचो तो लाओ इनू, महंगा बड़ा हो गया, मुनाफा कमावे जाके। दुरुस्त है कि पढ़ के तो मैं भी नहीं बैठता, लेकिन मैं हुकूमत नहीं चला रहा। हाँ, ये फर्क है मुझ में और मादजर में। बिल्कुल ठीक है जी। मैसेज शुरू करूं आपकी इजाजत से? बिल्कुल बिस्मिल्लाह। पहला मैसेज मेरे पास मौजूद है उस्मान अहमद का। दादाजी आपकी गुफ्तगू का जो क्रक्स है कि जब मौशी तौर पर खून की नदियां बह रही हों वही वक्त होता है इन्वेस्टमेंट करने का। आ गया वक्त, मैं ये समझ रहा हूँ कि आ गया। क्या मैं दुरुस्त समझ रहा हूँ? इस वक्त नहीं, अभी और बहना है। अभी ये जो होना है ना, जिसे कहना चाहिए ये जो इन्फ्लेशन और आनी है ना, ये जो 650 अरब रुपए के इन्होंने टैक्सेस लगाने हैं दिसंबर के आखिरी और सब्सिडीज विड्रॉ करनी है, 4 जनवरी से ये लगने जा रहे हैं। उसके बाद ये होगा उससे 4 जनवरी से पीछे है ना। हाँ। दिसंबर के आखिरी अशरे में मॉनेटरी पॉलिसी का इजलास है, रेट बढ़ना है। हाँ। तरतीब से चले ना। हाँ। तरतीब ठीक रख रही है। तरतीब ठीक है जी। शरह सूद जो है वो दिसंबर में बढ़ेगा और नया साल जब ओपन होगा तो उसके बाद जैसा दादाजी ने बताया कि टैक्सों की भरमार होगी। अब देखिए, मैं तो सरदार जी की तरह हूँ ना। वो 3 बंदे जंगल में पकड़े गए तो उन्होंने एक मसीही था और एक जो था वो हमारे हिंदू जो थे वो थे भाई, और एक सरदार जी थे, चलो एक मुसलमान कार। ठीक है। वो जनाब उन्होंने वो रखा हुआ था, वो ऊपर से वो छुरा गिरता था मशीन के अंदर ना, उसमें सर देते थे, ऊपर से छुरा गिरता था, वो गर्दन अलग हो जाती थी। ठीक है। तो वो जनाब सबसे पहले उसकी बारी आई, मसीही की बारी आई, तो उसने कहा ये बड़ा किया और सिर दे दिया उसके अंदर। वो मशीन ऊपर से गिरने लगी, दरमियान में फंस गई। उसने कहा बस हो गया, चलो उसकी जान छोड़ दें। वो जंगलों के सरदार होड़ करके उसने उसकी जान छोड़ दी। उसके बाद माशा जी की बारी आई तो माशा जी की गर्दन दी गई, या हैं वो ऊपर से गिरा, वो भी दरमियान में अड़ गया। सरदार जी की बारी आई ना, सरदार जी कहते ओए पहले अपनी मशीन से ठीक कराओ। ठीक है, ठीक है ना, पहले इन्फ्लेशन ते बताओ यार। मैं कह रहा हूँ जी। और पहले मेरा मतलब यार देखें,
इस तरह के हालात में मामलात को कंट्रोल करने के लिए, अफरात-ए-ज़र को कंट्रोल करने के लिए शरह सूद बढ़ानी पड़ती है। तो पहले शरह सूद बढ़ाएं भाई। जी जी, बढ़ा रहे हैं अब आने, ठीक करो आप। जी जी, अब आने लगे हैं। अच्छा, आगे चलो जी। अवैस का मैसेज है। हाँ। इन्होंने पिछली कुछ बातों का हवाला देकर मुख्तसरी मैसेज लिखा है। कहते हैं आपने प्रॉपर्टी के बूम की वजूहात बयान कर दी, वो हम जानते हैं। क्या ये पॉसिबिलिटी है कि खित्ते के डायनामिक्स जो है वो चेंज हो रहे हैं और पावरफुल लोग भी अपना पैसा लूज कर जाएं? देखिए, पावरफुल लोगों की आपस में हो गई है लड़ाई। अच्छा जी। ये जो डबल करवाया गया ना रेट, एफबीआर इवैल्यूएशन रेट डबल करवाया गया ना, जी जी, किसी एक पावरफुल शख्सियत के बहुत ज़्यादा पैसे आए थे। मैंने आपको बताया था कि 172 से 175 के दरमियान उनके पैसे आ रहे हैं, वो आ गए, लग गए। जब वो पैसे लग गए ना तो वैल्यूएशन रेट डबल करवा दिए गए। समझ गए? तो इसका मतलब है किसी फरीकैन की आपस में लड़ाई शुरू हो गई है और बहुत बड़े लेवल पे शुरू हो गई। समझ गए? आलो मजा की ना लईदा के। लेकिन बहरहाल ये लड़ाई जो है जारी रहेगी। नहीं, मार्च तक ये लड़ाई है, टू बी एग्जैक्ट मार्च के पहले हफ्ते तक ये लड़ाई है। अच्छा जी। दूसरे वीक के अंदर आप मार्केट अपना ओरिजिनल साइड के ऊपर चली गई। लेकिन आप अपनी कही बात क्यों भूल जाते हैं? कौन सी? दादाजी ने एक बात कही थी और लोग उसको काली जुबान कहते हैं। दादाजी ने कहा था कि जो एमनेस्टी दी है ना प्रॉपर्टी पे, फंसा रहे हैं लोगों को। अब डीसी वैल्यू एक प्लॉट की थी 60 लाख रुपया, अब नए रेट पे डीसी वैल्यू उसकी 1.25 करोड़। ना 1 करोड़ 60 लाख से भी ऊपर। ओके। अब नीचे का फिगर बंदे ने डिक्लेयर कर दिया। ये भी तुमने नहीं किया। हमारे प्लाट की सुने जी, 3.5 करोड़ पे चलेगी। 4.25 करोड़ 70 लाख से उठा के सीधी 4.25 करोड़ पे। यार अब दादाजी, वहां पे जो कॉर्नर का जो मेन 120 फुट की रोड के ऊपर प्लाट है जो कि कमर्शियल है, वो 4.25 करोड़ का नहीं है यार। अब तरतीब ठीक रहनी है। हाँ। आपने लिया 70 लाख का डीसी वैल्यू के मुताबिक। हाँ। चले एक 40 का, हमने 40 का लिया था, बहुत पहले की। ठीक है। आपने कहा जी डीसी वैल्यू की ये लानत नाज़िल होने से पहले हम घर भी ले, प्लॉट भी ले चुके थे, घर भी बना चुके थे। अब तरतीब से चले ना। आपने कहा जी ये 70 लाख का मिसाल ले लें, आपने वैल्यू डिक्लेयर कर दी और अपनी रिटर्न में शो कर दिया। अब उसकी वैल्यू है 4.25 करोड़ रुपया। अगर वो नीचे से वैल्यू चेक करने जाता है तो वो 70 लाख है। एफबीआर के रेट के मुताबिक 4.25 करोड़ है वैल्यू। दरमियान का जितना वक्फा है, अरसा है, वो सारा आपका कैपिटल गेन है। कैपिटल गेन लाइन टैक्स दें और कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स है। कमाल नहीं है? और मजे की बात मैं आपको बताऊं कि डील आप करेंगे उस प्लाट की 2 करोड़ के ऊपर, लिखवाएंगे 4.25, और सेलर भी कैपिटल गेन दे रहा होगा और बायर भी जो है वो भी जो है वो उसके ऊपर टैक्स दे रहा होगा। जी, फंस गए पैसे, फंसा लिया। दोनों फंसेंगे। तो लिहाजा प्रॉपर्टियां के अंदर जो ट्रांजैक्शनें होती थी, जो माहौल बनाती थी, वो गई तो किसी का पैसा फंस गया, फंसाया गया। कोई बाहर से पैसा लेके आया, उसका पैसा फंसाया गया। कमाल है। हमारी नजर है आप पे सर, आप हमें ऐसे ना समझे। वो एमनेस्टी के वक्त से देख रहे हैं। पेट में टांके, पेट में लाते मार के हमारी पेट में टांके आपने लगवा दी, आंखें तो हमारी सलामत है। अभी हम देख रहे हैं आपकी आपस में लड़ाई हो रही है, तो हो सर, हम तो तमाशा देखेंगे जी। लम्मा कश लगा के। और मूंगफली हमें को अल्लाह का बंदा दे गया रावलपिंडी से आके, तो अब हम मूंगफली खाएंगे, सूटा लगाएंगे और साथ में बाद में ना पहलवान रेवड़ी का एक छट्टा मुंह में मारेंगे। आहा, क्या बात, क्या बात। पेट में टांके और बैक साइड पे जाए। 2007 में जब आपको उठाया था तो कमर में तकलीफ हर सर्दी में निकलती है, डिसलोकेट हो गई थी, आजकल निकलने वाली है। तो आप कह रहे हैं गो कमर में दम नहीं पर आंखों में तो जुम्बश है। रहने दो अभी एमनेस्टियां मेरे सामने। वाह 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 वाह, क्या बात। ठीक है। शहरियार हसन, हाँ, वैसे ये सवाल तो मुझसे मुताल्लिक है। हाँ। आपने कहा कि स्टॉक मार्केट में 25 से 30% सालाना मुनाफा आम बात है। 15 से 25% दादाजी ने कहा था, 50-60% भी हो जाता है। मेरा सवाल यह है कि अगर एक इंसान 20 लाख इन्वेस्ट करे और 20 साल तक इसमें से कोई पैसा ना निकाले, साथ साथ 50,000 हर महीने डालता भी रहे, तो 20 साल बाद वो रकम कंपाउंड और प्रॉफिट की वजह से तकरीबन 30 से 35 करोड़ बन जाती है। लेकिन आज तक ऐसी एक कहानी भी नहीं सुनी, ना ही आपके तजर्बे के मुताबिक ऐसा है। जवाब आप देंगे, मैं दूं? पहले आप दें। जो पाकिस्तान को चलाने वाले हैं ना, उसके मुतालिक दादाजी ने एक फार्मूला निकाला जो ये निजी महफिलों में कहते हैं, जिस बंदे के पास 30 करोड़ या इससे ज़्यादा पैसे होते हैं ना, वो पाकिस्तान में अपने आप को महफूज नहीं समझता। नंबर 2, जिसके पास 30 करोड़ होंगे वो आपको और मुझे क्यों बताएगा?
और किस दिन टाइम निकाल के हमारे पास आए, हमारे पास ऐसी बीसियों दास्तानें दास्तान बताते नहीं हम है एक दो से आपको मिला देंगे। स्टॉक मार्केट के बारे में हमेशा शोर वो मचाता है जिसको लॉस होता है, जिसको प्रॉफिट होगा कभी नहीं बताएगा, चुप करके निकल और जाएगा। हम भी जब यहाँ पे बैठ के कुत्या करते हैं ना, तो मैक्सिमम एक मिठाई का डब्बा भिजवा देते हैं जी, कि आपकी वजह से हमें इतने करोड़ की दिहाड़ी लगी थी, और हम भी चुप कर जाते हैं। लोगों का भरम रखना चाहिए यार। ऐसे ही हम कहेंगे जनाब हमारे फलाने लिसनर को इतने की दिहाड़ी लगी थी, तो अगले दिन साईं अपना हिस्सा लेने पहुंच जाए। और जो लोग जुड़े भी हुए हैं वो हमसे शेयर करते हैं, लेकिन वो उनका राज है, क्यों बताएं भाई? राज है, हम आपको क्यों बताएं वजह? और आखिरी बात, इस तरह की दास्तानें हैं और बहुत दास्तान। जो लोग हैं पढ़े लिखे लोग हैं, उन्होंने माल बनाया है और ओवर द ईयर्स बनाया है, उनकी पूरी जनरेशन्स चेंज हो गई, ऐसी कोई बात नहीं। आपने वो वाकया देख लिया कि एक यंग बच्चे ने क्रिप्टो से ढेर सारे पैसे बनाए, उसको एफबीआर वाले उठा के ले, एफबीआर नहीं सॉरी एफआईए वाले उठा के ले गए, हाँ, और वहां बैठ के उसे ट्रांजैक्शन करवाते रहे ऑनलाइन। जी, और जितनी देर तक उनका हिस्सा ट्रांजैक्शन नहीं हुई, उतनी देर तक उसको उन्होंने निकलने नहीं दिया जी। 200। और उसने बाहर निकल के किसी को बताया ही नहीं है, क्योंकि उसने कहा अगर मैंने शोर मचाया तो बाकी लोग भी अपना हिस्सा लेने आ जाएंगे। अभी तो सिर्फ एफआईए भुगती थी ना, अभी पुलिस थी, अभी नंबर 1 भी थे। उसे कहा गया बताएगा तो गोली मार देंगे। हाँ, नहीं ना भी मारते, कोई आ सकता था ना जो कहता मैं तुम्हें गोली से सिक्योरिटी फराहम करता हूँ, मेरा हिस्सा निकाल। हाँ। वो चुप ही गा रहे। आगे चलो जी। और कोई पता नहीं वो पाकिस्तान में भी हो कि ना हो। अच्छा, नुमान आजम का मैसेज है। नुमान कहते हैं कि आपने फरमाया कि हज़रत अली करमल्लाहु वजहू ने एक यहूदी से कर्ज लिया और उस पर सूद अदा किया, उसको आप रिलेट कर रहे हैं सेविंग अकाउंट के साथ? तो ना, वो सेटल स्टेट नहीं थी उस वक्त। नहीं, मैं उसे नहीं कर रहा, मैं उसे इंटर स्टेट में के साथ कनेक्ट कर रहा था। एक तो अब बात गौर से नहीं सुनते ना जी। इंटर स्टेट जब रियासत कायम हो जाती है, भले वो मदीना की रियासत ही ना हो, लेकिन जब वो दूसरों से डील कर रही होती थी उस वक्त भी, जरा पढ़ लीजिएगा, हमारे मौलवी साहब इस तरफ जाते नहीं है, पढ़ लीजिएगा कि वो किस के तहत उनसे कर रही होती थी। अगरचे मस्जिद नबवी बनने के बाद, बड़ी बात करने लगा हूँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेचैन थे, और सबसे बेचैनी ज़्यादा भला की उन्हें कि मदीना के अंदर 3 बाज़ार थे, एक यहूदियों का था, एक क्रिश्चियंस का था, एक मुशरिकीन का था। वहाँ पे वो अपने माल की ट्रेड करवाया करते थे, बाहर से ला के या बाहर को ले जाने वाले माल की। आपने मस्जिद नबवी के बाद जो सबसे पहली मदीना के अंदर चीज़ बनाई थी वो मुसलमानों का बाज़ार था। और आगे सुन लें, उस बाज़ार के अंदर जो दुकान लगेगी उसका कोई किराया नहीं होगा, ये उन्होंने पहले दिन तय किया था। और ये जो किराए खाने वाले हैं ना, ये हराम खाने वाले हैं। मेरा ये फतवा है, आप इससे डिसएग्री कर सकते हैं। औकाफ की मस्जिद किराए पे, वाह वाह ठीक है, औकाफ की दुकानें लेके आगे किराए से चढ़ाई हुई हैं, लेकिन मस्जिदों के बाहर जो दुकानें, मैं ये कहना चाह रहा हूं, औकाफ भी कौन सा? हिंदू औकाफ जी, गैर मुस्लिम औकाफ जिसको हम कहते हैं, मतरूका ट्रस्ट बोर्ड, मतरूका वक्फ इमलाक की दुकान किराए पे लेके 40 रुपए साल की, आगे 4 लाख रुपए महीने पे किराए पे चढ़ाई हुई है यार। ठीक है, और ये पॉलिटिकल ब्राइब के तौर पे इस्तेमाल होती है, हालांकि वो जिनका हक है उनको दें यार। अगर वो हैं फिर भी, अगर वो नहीं है फिर भी। अब देखें ना, सरकार को अरबों रुपया साल का गंगाराम हॉस्पिटल को क्यों देना पड़ता है कि सर गंगाराम ने उस हॉस्पिटल को सपोर्ट करने के लिए जो कमर्शियल प्रॉपर्टी बनाई थी उसके ऊपर आपने कब्जा करके इस तरह बंदर बांट कर दी है। आप उस प्रॉपर्टी को आज की रियल वैल्यू के ऊपर किराए पे चढ़ाएं, आज 0 सम पे ऊपर जाता है गंगाराम, लेकिन नहीं करना हमने। ठीक है, दयाल सिंह लाइब्रेरी, भाई दयाल सिंह मेंशन माल रोड के ऊपर कितनी शानदार बिल्डिंग है, आप आज के हिसाब से उसको किराए पे चढ़ाइए। दयाल सिंह कॉलेज भी चलता है उससे, दयाल सिंह लाइब्रेरी भी चलती है। तो ये जो बदनीयतियाँ हैं, ये जो हराम तोपियाँ जिसको कहा करती थी हमारी नानी अम्मा, हराम तोपियाँ जो हैं, ये इसी की वजह से खसारे होते हैं ना बजटों के अंदर, जब लोग घड़प करके खाना शुरू करते हैं। यार एक फ्लैट जो है वो 4-4, 5-5 हज़ार, 10 मरले का फ्लैट, ठीक है, जो 5,000 रुपये महीने के ऊपर किराए पे चढ़ा हुआ है, और कहाँ पे भला? माल रोड के ऊपर जी, प्राइम लोकेशन सिटी की जी, जहाँ पे 5 लाख किराए पे दस्तयाब नहीं है यार। अरे मुझे लेते हैं स्टूडियो बना लो वहाँ पे, ठीक, इसका किराया बहुत है। और आप अंदाजा फरमाएं कि वो जिनकी प्रॉपर्टीज थी और आपने उसको एज ए अमानत रख ली, आप अमानत में खयानत के मुर्तकब हो रहे हैं। तो जब अमानत में खयानत के मुर्तकब हो, भले मेरे आका के पास तो गैर मुस्लिमों की भी अमानतें होती थी ना,
तो कम से कम वही सुन्नत ताज़ा कर दीजिए कि उनकी अमानत रख लीजिए यहाँ पे और उसमें ख़यानत ना कीजिए। अमानत में ना सिर्फ ख़यानत करने बल्कि उसको गड़प गड़प करके खा रहे जी। तो फिर अल्लाह का अजाब तो ना फिर कहते हैं रियासत मदीना बनानी है, फिर लानतें तो पड़ेंगी। आप नेचर के असूल के साथ जो है वो करेंगे। तो बात क्या हो रही थी? बात दादाजी और थी ये सेविंग अकाउंट से बात चली ना। हाँ, तो भाईजान ये है, ऐसा होता है। मैं आपको अपने एक लिसनर का वाक़या सुना देता हूँ। वो उनके वालिद साहब जो थे वो मिलेट ट्रैक्टर में काम करते थे। जब मिलेट ट्रैक्टर प्राइवेटाइज हुआ तो कुछ शेयर उनको मिले। उनके वालिद साहब ने ज़िंदगी में कोई जायदाद नहीं बनाई, सिर्फ ये करते रहे कि जो शेयर मिलते रहे वो इकट्ठे करते रहे, और बिल्कुल क्लर्क लेवल के आदमी थे अकाउंट्स के अंदर, ठीक है, वो जमा करते रहे। फौत हो गए। अब उनके 3 बेटों का सिर्फ इस प्रॉफिट के ऊपर अय्याशी की जिंदगी है। वो बहुत सारे शेयर इकट्ठे हो गए। जी जी, ठीक है, वो एसेट भी करोड़ों का हो गया, मिलर ट्रैक्टर के शेयर्स भी वर्थ में भी करोड़ों में चले गए, और जो साल में वो कुछ दे देता है वो यार मतलब करोड़ों में प्रॉफिट जाता है उनका साल का। अब बताइए, बहुत सारी दास्तानें हैं जिन लोगों ने ओवर द ईयर इसके साथ कंसोलिडेट करके इन्वेस्टमेंट्स की हैं और उनको होल्ड करके रखा है। और दूसरी बात जो आपने कही कि मैं इन्वेस्ट करता जाऊं और फिर निकलवाऊं ना, मेरा दिल करता है मैं जूता उतारूं, आपको फेंट लगाना शुरू करूं और रुकूं ना। भाईजान, ये स्टॉक मार्केट की स्पिरिट ही नहीं है, स्विंग्स की गेम है ये तो। ठीक है। अगर आप थोड़े से एक्टिव हों, आप 30 गुना क्या 300 गुना गेन कर सकते हैं। कि जब मार्केट जो है उसकी मार्केट को थोड़ा बहुत पढ़ लें, आपको पता चल जाए शेयर का लोअर स्विंग आया हुआ है, ठीक है, वहाँ पे बाय कर लें। और जब आपको पता चले अपर स्विंग आ गया, वहाँ पे थोड़े से बेच लें, 6 माह में अगला स्विंग फिर आ जाएगा, वहाँ पे फिर बाय कर लीजिएगा, ठीक है ना। वो फिर हंसी खुशी रहने लगे। ये जो आपने बचपन में कहानी सुनी हुई है ना, ये दुनिया में कहीं होता नहीं है, ये सिर्फ बड़े सगीर में होता, ठीक है जी। चले। अच्छा जी, अवैस कहते हैं मौशी सवाल लेके आया हूँ। 70 साल में जितने कर्जे लिए गए, पीटीआई ने उसकी प्रपोजिशन में बहुत ज्यादा कर्जे ले लिए, ये डेलिबरेट अटेम्प्ट थी? मैं अभी भी जो है बहुत सारे लोग बहुत सारी कंस्पिरेसी थ्योरियां लेके फिर रहे हैं। फजूल वाहियात भौंकते जाना, बातें करते जाना और बात होती है, काम करना और बात होती है। अगरचे उसको सुनते काम है, अगरचे लॉजिक की बात को सुनने वाले हमेशा दुनिया के अंदर कम होते हैं, हर मुआशरे में कम होते हैं, ठीक है। हम अपने दादा पोता शो का हशरी देख लें, ठीक, लेकिन होते हैं। तो इसलिए पीटीआई उस मोहल्ले के लफंगा क्लास को नुमाइंदगा करती है जिसके मुंह में जो आया वो कर दिया, निकाल दिया उन्होंने ना, जो बक बक कर दी, हम पे कौन सी जिम्मेदारी आनी है, ठीक है। रोटी हम सायों से मांग के खा लेनी है या अब्बा जी ने खुआ देनी है, और सारा दिन कपड़े पहन के, फटी हुई जीन पहन के गली मोहल्ले में खड़े होकर सिगरेट पीनी है, इधर उधर नजर ताड़नी है, ठीक हो। ये उस तरह के लोग हैं, और लेकिन अपनी करप्शन में बड़े पक्के हैं, ईमानदार, और उनका कैप्टन, उनका जो सरदार है वो भी बड़ा पक्का है, ठीक है। हाँ, जो इनका सरदार है ना, वो इनकी सही डिपिक्शन है ना। सारी उम्र उसने कुछ काम किया है ना इन्होंने, आप चेक करके देख लीजिएगा, दिहाड़ी के इंतजार में बैठे होंगे, मांग के खाना इनके लिए बहुत बड़ा क्यों है, पास हो गया, हाँ रोटी खुआना, जी 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 जी, इस तरह करके दोस्तों को टुंगड़ के खाना उन्होंने, ये सारी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पार्टी ही यही है, ठीक है। हाँ जी, आगे चलो। पीर आजम कहते हैं, दादाजी ये फरमाइए कि लाहौर में सस्ता प्लॉट बगैर फ्रॉड के कहाँ मिल सकता है? मैं मजदूर आदमी हूँ। भाईजान लभना पड़ेगा, लंबी दिहाड़ियां मार के कहता है मैं मजदूर हूँ, ढूंढना पड़ेगा भाई, वो ताला, और फिर तय करना पड़ेगा आप रहते कहाँ हैं, आपको मुस्तकबिल में आपके बच्चों की स्कूलिंग कहाँ पे होगी। ज़ाहिर लाहौर से नहीं है, बाहर से इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, ठीक है। इन्होंने अली मलक कुल छाड़िया, हाँ, वो अच्छी ऑप्शन, सस्ता वो प्लॉट सबसे सस्ता तो वही है, ठीक है। वो यार उन्होंने पिछले दिनों बारिशों की वजह से वो इलेक्ट्रिफिकेशन बंद की हुई थी, और सारी बातें हुई, मैंने उससे पूछा ही नहीं कि क्या बना, इलेक्ट्रिफिकेशन हो गई, सड़कें तो मेरा ख्याल बन गई हैं, हाँ जी, बन गई थी, बस तो बिजली भी गई, सड़कें बन गई, तो इसका मतलब है कि सीवरेज भी बन गई। जी, पर सीवरेज तो पहले पड़ गया था ना, सीवरेज भी पड़ गया, सड़कें भी बन गई और बिजली भी आ गई, तो फिर इंतजार का है, बस अब तो हो रहा है, उनसे रब्ता कर लें। ज़ाहिर है आपको उस प्राइस पे तो नहीं मिलेगा जिस पे आज 1.5 साल पहले हमने अपने
लिसनर्स को फरमाइश करके दिलवाया था, लेकिन मिल जाएगा। लेकिन मौजूदा हालात में सस्ता तरीन वही है। जी, प्रॉपर्टी के मैसेज में पढ़ता तो नहीं हूँ, लेकिन सरदार का मैसेज, सरदार साहब के नाम से एक मैसेज है, बड़ा होपलेस सा मैसेज है। कहते हैं डीएचए वैली में 15 साल पहले मैंने 5 मरले का प्लॉट खरीदा था, अभी तक ना अलॉटमेंट हुई ना मुझे प्लॉट मिला, कुछ चांस है इसका, कुछ रखूं उम्मीद? देखिए, अगर इसका चांस कहीं बनना था तो वो राहील शरीफ के दौर में बनना था, और अगर उसके बाद बनना था तो उस वक्त बनना था जब डीएचए के वैली के पैसे जो फ्रॉड करके रियाज मलिक यहाँ से ले गया था और वो बरतानिया में पकड़े गए थे और वो वहाँ से वापस आए थे, तो उसमें से डीएचए वैली वालों को पैसे मिल सकते थे। अब ये दोनों गोल्डन चांसेस तो गए हैं मिस हो, ठीक है। एक महूम सी उम्मीद है, जिस तरह मिसिंग पर्सन के बच्चे और वालिदैन और बीवियां इस उम्मीद पे जिंदा रहती हैं कि पता नहीं किस दिन वो वापस आ जाए, शायद मिल ही जाए, शायद आ ही जाए। बस आप समझें कि आपका प्लॉट भी मिसिंग पर्सन वाली कैटेगरी में शामिल है, शायद किसी दिन जिंदा आ जाए, वरना किसी दिन उसकी मौत की खबर आ जाएगी और ये बता दिया जाएगा कि फ़लाँ जगह पे वो फौत हो गए थे और फ़लाँ जगह के ऊपर हमने उन्हें दफन कर दिया था। नई पॉलिसी के तहत इस तरह के लोगों को कत्ल करने के बाद जब दफनाते हैं तो उस वक़्त तक उसके वर्सा को ख़बर नहीं पहुंचाते जब तक उनकी हड्डियां, उनका जिस्म पूरी तरह गल ना जाए और हड्डियां जो हैं वो डिल्यूट ना हो जाएं, ताकि बाद में पता ना चल सके, डीएनए ना हो सके। ठीक है, नई पॉलिसी ये है। तो इसी तरह आपका प्लॉट है, बाकी आपकी मर्ज़ी है। इंतज़ार करना चाहते हैं तो इंतज़ार कर लें, वरना निकाह सानी की जो है वो तो गुंजाइश हमेशा मौजूद रहती है। जी, वाइंड अप कीजिए। ठीक है, बस कुछ ऐसी बातें कह गए जज्बात में आके, लेकिन ये फैक्ट है, पाकिस्तान के अंदर भी है, इर्द गिर्द के ममालिक के अंदर भी है, और ये रियलिटी है। कोशिश करें इस तरह का कोई भी फैक्ट जो है या कोई भी तलख हकीकत है वो हमारी ज़िंदगियों का हिस्सा ना बने। अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफ़ीक। आमीन। दादा जी, बेहद शुक्रिया। नाज़रीन करम, पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो और ये स्पेशल एपिसोड जो कि आपकी फीडबैक पर मुश्तमिल थी, आप देख रहे थे। मैं उम्मीद करता हूँ आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। वसीम अहमद को दादाजी के साथ इजाज़त दीजिए। हफ्तावार तातील के बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपसे मुलाकात होगी पीर को। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।